Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for National MD-CAT. आज हम लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का पहला हिस्सा नर्वस कोऑर्डिनेशन है। तो लेक्चर की डिस्कशन के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल डिस्कस करेंगे जिसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन आज के हमारे डिस्कशन का हिस्सा होगा। नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दो पार्ट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में कंसिडर किए जाते हैं। तो अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के की कॉन्सेप्ट्स देखें जो कि हमारे सिलेबस में शामिल हैं, तो उसमें सबसे पहला पार्ट है नर्वस सिस्टम, जो कि मैन के केस में स्टडी किया जाएगा। नर्व इंपल्स, स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब नर्व इंपल्स जो है वो उसमें हम डिटेल देखेंगे कि साइनैप्स और नर्व इंपल्स जो है वो किस तरह से एस्टैब्लिश होती है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन में हम ये स्टडी करेंगे कि कौन कौन से बेसिक स्टेप्स हैं, जैसे रिसेप्शन ऑफ अ स्टिमुलस, एनालाइजिंग एंड प्रोसेसिंग एज वेल एज द इफेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टिमुलस प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स। इसी तरह से न्यूरॉन की बात करेंगे कि जो कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से कितने टाइप्स के हैं और मॉर्फोलॉजिकली इनमें क्या डिफरेंस है। ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इसके बारे में देखेंगे कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रांसपोर्ट या ट्रांसमिट कैसे होता है इन द फॉर्म ऑफ सिनेप्सिस, जो कि दो तरह से हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस और केमिकल सिनेप्सिस। और उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिटवीन द सेल, जो कि साइनैप्स की सूरत में स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा जिसमें हम रिफ्लेक्सेस एंड रिफ्लेक्स आर्क के बारे में जानेंगे, जो कि इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, डिटेल डिस्कस करेंगे इसकी। उसके बाद लेवल्स की बात करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स मेन फंक्शंस, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें डिफरेंट लेवल्स कौन से हैं और कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और लास्ट पे हम ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे जिसमें इसके डिफरेंट पार्ट्स और उसके मेन फंक्शंस को स्टडी किया जाएगा। तो सबसे पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम या स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है उनको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नर्वस सिस्टम देखें तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन एक्चुअली इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर्स का इंटीग्रेट करना ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सकें। अब वो फंक्शन क्यों परफॉर्म किया जाएगा? दैट इज एक्चुअली ड्यू टू द डिटेक्शन ऑफ एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट। दैट एनवायरनमेंट इज मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इसका मतलब ये हुआ कि नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो दो तरह से की जाती हैं, उसमें से जो मेन थीम है दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। जो भी स्टिमुलस आएगा उसको रिस्पॉन्स करना, वो इंटरनल स्टिमुलस हो सकता है या एक्सटर्नल स्टिमुलस हो सकता है। अब इसमें जो सबसे पहले स्टिमुलस का डिटेक्ट करना, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करना और प्रोसेस करना, और थर्ड पॉइंट पे आता है रिस्पॉन्ड करना। इन तीनों पॉइंट्स को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं स्टेप्स इन द नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो फर्स्ट वन इज रिसेप्शन to receive the stimulus. Second one is analyzing and processing the information, which will be done by the neuron. And third one will be response, which is produced by the effector. That effector is maybe a muscle or a gland. सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप से ही बात करते हैं, रिसेप्शन। रिसेप्शन जैसा कि मैंने कहा, रिसेप्शन का मतलब रिसीविंग द स्टिमुलस है। वो स्टिमुलस जो रिसीव किया जाएगा दैट विल बी डन बाय द रिसेप्टर। अब ये जो रिसेप्टर है इन्हीं को दूसरा नाम ट्रांसड्यूसर भी दिया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन द टर्म रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स जो हैं वो ऑर्गन्स हो सकते हैं, टिश्यूज हो सकते हैं, सेल्स हो सकते हैं, या नर्व और न्यूरॉन एंडिंग्स हो सकते हैं। ये डिफरेंट नेचर हो सकती है इसकी। तमाम का पर्टिकुलर पर्पस क्या है? टू रिसीव द स्टिमुलस, टू डिटेक्ट द चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट, जिसको हम एंडोजिनस या एक्सोजिनस का नाम दे सकते हैं। अब जो चेंज को डिटेक्ट किया, तो इस डिटेक्शन ऑफ द चेंज यानी कि टाइप ऑफ द चेंज पे
टाइप ऑफ द स्टिमुलस पे हम रिसेप्टर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से रिसेप्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो रिसेप्टर की टाइप है दैट इज कीमो रिसेप्टर। लफ्ज से वाज़ह है कीमो केमिकल से, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स और आयंस। तो कभी भी जो कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए जो रिसेप्टर्स होंगे, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेवल डिटेक्ट करना इन ब्लड, ये इसके लिए रिसेप्टर्स कहां पे है, मिडल्ला ऑफ ब्रेन। ये सारे पॉइंट जो हैं एक्चुअली एमसीक्यू के रेफरेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक पॉइंट जो है वो पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर केमिकल या इस किस्म के स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स कौन से हैं या कहां पे मौजूद हैं। तो इन तमाम स्ट्रक्चर्स को डिटेक्ट करने के लिए जो रिसेप्टर्स होंगे उसके लिए तो जनरल आंसर होगा कीमो रिसेप्टर, लेकिन इनकी लोकेशन क्या होगी उसके लिहाज से हमने स्पेसिफाई किया ऑक्सीजन लेवल कैरोटिड बॉडी के जरिए, इसी तरह से ब्लड ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड एंड ऑस्मो रिसेप्टर, ये इन तमाम के लेवल को और ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर के लेवल को मेजर करने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं दीज आर प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। इसी तरह से स्मेल के लिए जो कि ऑल्फैक्शन है उसमें नेजल एपिथेलियम नोज में मौजूद होंगे। टेस्ट के लिए गैस्टेशन जिसको हम नाम देते हैं दीज आर प्रेजेंट एट द टेस्ट बड्स प्रेजेंट ऑन द टंग। तो इसका मतलब डिफरेंट टाइप के जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलस जो है वो उसके अकॉर्डिंग उसकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो लोकेशन पर्टिकुलरली किस एरिया में है उससे रिलेटेड हमें एमसीक्यू पूछा जा सकता है। कीमो रिसेप्टर एक काइंड है रिसेप्टर्स की, दूसरी जो है या अदर रिसेप्टर्स की टाइप देखें तो उसमें दूसरी मेन टाइप है मैकेनो रिसेप्टर। तो मैकेनो रिसेप्टर को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। Mechanoreceptors, these are the receptors for the detection of stimulus of touch, hearing, pressure, equilibrium, body position और acceleration। ये वो डिफरेंट टाइप के स्टिमुलाई होंगे जिनको डिटेक्ट करने के लिए मैकेनोरिसेप्टर्स जो हैं वो काम करेंगे। मैकेनिकल वर्ड से है जो कि पर्टिकुलरली या जनरल टर्म में टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट देखें तो ये फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं, स्ट्रे एंडिंग्स होती हैं या एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स होती हैं। तो बुनियादी तौर पर ये मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर जो हैं वो हो सकते हैं। अगर मैकेनोरिसेप्टर्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द विद रेफरेंस टू स्किन बात करें तो ये किस एरिया में इनकी वर्किंग क्या है और किस तरह से मौजूद होते हैं, जैसे मिजनल कार्पसल जो हैं उनके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं दीज आर प्रेजेंट इन द स्किन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द टच। इसी तरह से पेसिनियन कार्पसल जो हैं दीज आर प्रेजेंट डीप इन द स्किन और ये एक्चुअली प्रेशर को मेजर करने के लिए होते हैं। इसी तरह से स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं ये मुख्तलिफ जगहों पे नॉर्मली इनको बैरो रिसेप्टर्स का नाम दिया जाता है जो कि ब्लड वेसल्स में हो सकते हैं जो कि स्ट्रेच को मेजर करेंगे। इसी तरह से स्टमक की वॉल में जो कि अराउजल ऑफ हंगर के लिए आमतौर पर जैसे हम कहते हैं पेट में चूहे दौड़ना शुरू हो जाना भूख लगने से, तो वो जो वेव ऑफ कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन आती है उसके लिए स्टमक में जो रिसेप्टर्स हैं उनके लिए। इसी तरह से ब्रैंकियल वेसल्स इन द फिशेस और उसके साथ साथ जॉइंट्स में भी ये मौजूद होते हैं जो कि वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मुख्तलिफ तरह से ये रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारी बॉडी में डिफरेंट लोकेशंस पे हैं या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अदर देन ह्यूमन भी मौजूद हो सकते हैं। जैसे जॉइंट्स के केस में अगर हम देखें तो जो रेंगने वाले जानदार हैं उनमें खास तौर पर ये वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। इसी तरह से तीसरा जो रिसेप्टर की टाइप है दैट इज थर्मोरिसेप्टर्स। थर्म का लफ्ज जो है वो हीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका मतलब दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट द चेंज इन द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा, दोनों चीजों को डिटेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इन्वायरमेंट में कोल्ड कंडीशन और वार्म कंडीशन दोनों को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो दे विल रिस्पॉन्स टू कोल्ड एज वेल एज वार्मथ कंडीशंस। इनका स्ट्रक्चर फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने मैकेनोरिसेप्टर में देखा कि वो फ्री नर्व एंडिंग भी हैं और स्ट्रे भी हैं। फोटोरिसेप्टर की बात करें तो फोटो का लफ्जी मतलब होता है लाइट। तो रिसेप्टर्स टू डिटेक्ट द लाइट जो कि
आईज में मौजूद होंगे एंड रॉड्स एंड कोन्स जो कि सेल्स ऑफ द आईज हैं उनमें ये मौजूद होंगे। इन्हीं को दूसरा नाम हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स भी देते हैं। तो आईज में जो रिसेप्टर्स हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं वो फोटो रिसेप्टर कॉमनली या स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स कहलाते हैं। इसके बाद नोसिसेप्टर्स देखिए, तो दीज आर द रिसेप्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ पेन। ये अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग्स के हामिल होते हैं और पेन जो है उसको डिटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंटली रिसेप्टर्स हैं जिनकी लोकेशन, उनका स्ट्रक्चर और पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड होना जो कि पर्टिकुलर स्टिमुलस को डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगे। अब जो सेंसेशन है बुनियादी तौर पर किसी भी स्टिमुलस की डिटेक्शन जो कि रिसेप्शन ऑफ द स्टिमुलस है, उसके लिए प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन जो होती है उसको हम नाम देते हैं मोडालिटी ऑफ सेंसेशन। तो ईच प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन इज कॉल्ड मोडालिटी ऑफ सेंसेशन। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन। अब ये जो प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन है इसको किस तरह से स्पेसिफाई किया जाएगा कि अब जैसे मिसाल के तौर पर मेरी जो न्यूरॉन्स हैं जो कि प्रोसेस कर रही हैं या उसको ट्रांसफर कर रही हैं फ्रॉम द रिसेप्टर टू इफेक्टर, वो तो कॉमन है, उन तमाम का काम तो सेम है। तो किस तरह से डिफरेंट जो स्टिमुलस हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है बाय द ब्रेन। तो उसके लिए दो बेसिक पॉइंट जो हैं वो हमें समझना पड़ते हैं। पहला पॉइंट, स्पेसिफाइड एरिया इन द ब्रेन। कोई भी जो स्टिमुलस है उसके लिए उसको पहुंचाया जाता है पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन। जैसे मिसाल के तौर पर अगर रिसेप्शन ऑफ लाइट है तो उसको पर्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा उसको, ताकि लाइट को जो है वो रिस्पॉन्ड किया जा सके। इसी तरह से कोल्डनेस को, वार्मनेस को और मुख्तलिफ जो स्टिमुलाई हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, उनको पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा। इसी तरह से उनको जो पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचाने के साथ साथ स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर ऑर्गन भी होंगे। जैसे टच रिसेप्टर पर्टिकुलर एरियाज में है, इसी तरह से जो फोटो रिसेप्टर हैं पर्टिकुलर एरियाज में है, प्रेशर रिसेप्टर पर्टिकुलर एरियाज में है और इसके साथ साथ कीमो रिसेप्टर पर्टिकुलर एरियाज में है। मैं अगर एग्जांपल दूं, अगर आप किसी चीज का टेस्ट हासिल करना चाहते हैं तो वो टेस्ट बड से आप पहचान सकते हैं। आप कभी भी हाथ लगा के फिंगर से टेस्ट हासिल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं जो कि पर्टिकुलरली कीमो रिसेप्टर्स हैं वो हमारी फिंगर्स की रिजिस पे मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब पर्टिकुलर एरिया स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं और पर्टिकुलर एरिया या स्पेसिफाइड एरिया ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जहां तक मैसेज को पहुंचाया जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट बनता है जो कि प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन बनाता है, जिसको हम कहते हैं मोडालिटी ऑफ सेंसेशन। इसके साथ ही जब हम सेंसरी रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं 5 सेंसेस के लिए, तो इनका जो वर्किंग है सेंसरी रिसेप्टर की विद रेफरेंस टू स्किन देखें तो बेसिकली 3 बुनियादी टाइप के रिसेप्टर्स बनते हैं। अगर हम स्किन के रेफरेंस से इनकी वर्किंग देखें तो पहली टाइप जो है उसको हम नाम देते हैं हेयर एंड ऑर्गन्स। दीज आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ हेयर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टच। इसी तरह से दूसरे नंबर पे मिजनर कार्पस्कल्स हैं जो कि एनकैप्सुलेटेड होते हैं, विद इन द कैप्सूल होते हैं, यानी कि फ्री नहीं होते या नॉन कैप्सुलेटेड नहीं होते। और उसके साथ साथ दीज आर प्रेजेंट इन पेपिलाई ऑफ रिजिस, जो हमारे फिंगर की टिप्स हैं उसमें मौजूद होते हैं, पर्टिकुलरली टच के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और पेसिनियन जो है ये एनकैप्सुलेटेड ही होते हैं और उसके साथ साथ इनका जो पोजीशन है वो डीप इन द स्किन होती है, इसलिए ये डीप प्रेशर स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। अब प्रेशर और पेन ये दो डिफरेंट सेंसेशन जो है वो कंसिडर की जाती हैं। तो ये वो मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स थे जो कि पर्टिकुलरली जिनके हमने डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो देखे। अब एक और यहीं पे सवाल हमारे जहन में आता है कि ये जो रिसेप्टर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्या पूरी बॉडी में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है और पूरी बॉडी में हर जगह पे क्या हर किस्म का रिसेप्टर मौजूद होता है? तो इस सवाल का आंसर जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसेप्टर्स ऑन द बॉडी, इसके लिए हम कहते हैं सिंपल सा आंसर है दीज आर अनइवनली
या नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बॉडी सरफेस। यानी कि जो टच रिसेप्टर्स हैं, अभी मैंने एग्जांपल दी कि टेस्ट बड्स जो हैं दीज आर ओनली प्रेजेंट ऑन द टंग, इसी तरह से जो फोटो रिसेप्टर्स हैं ओनली प्रेजेंट इन द आईज। तो मुख्तलिफ जो रिसेप्टर्स हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एक तो पर्टिकुलर एरियाज में है और दूसरे नंबर पर हर एक रिसेप्टर की कंसंट्रेशन एक जैसी नहीं है। कुछ रिसेप्टर की तादाद या कंसंट्रेशन या जो उनके नंबर है वो दूसरे रिसेप्टर से कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं या कम होते हैं। इस बात के लिए हमारी बुक में कुछ एग्जांपल्स दी गई जिसमें कहा गया कि जो पेन रिसेप्टर्स हैं ये पर्टिकुलरली कहा जाता है नियरली 27 टाइम मोर होते हैं देन कोल्ड रिसेप्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रेफरेंस टू एमसीक्यू। ये तीनों पॉइंट जो है वो पूछे जाते हैं वैल्यू के हिसाब से कि कौन सी वैल्यू जो है वो किस तरह से है। तो पेन रिसेप्टर 27 टाइम ज्यादा है कोल्ड रिसेप्टर से, कोल्ड रिसेप्टर 10 टाइम ज्यादा है हीट रिसेप्टर से, और तीसरा पॉइंट हम एज्यूम करते हैं इससे कि हीट रिसेप्टर जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली 270 टाइम ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द पेन रिसेप्टर। तो ये पॉइंट जो है वो विद रेफरेंस टू एमसीक्यू पूछा जा सकता है, जिससे हमने दोनों बातें जो है वो की। एक तो दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं है तीनों रिसेप्टर की या बाकी रिसेप्टर्स की भी, और तीनों रिसेप्टर पूरी बॉडी पे हर जगह पे मौजूद नहीं होते। डिफरेंट रिसेप्टर डिफरेंट एरियाज या स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ द बॉडी पर मौजूद होते हैं। ये पहला पॉइंट था जो कि स्टेप्स इन नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो कि रिसेप्टर से रिलेटेड था। अब रिसेप्टर ने जो स्टिमुलस था एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो चेंज आई थी उसको डिटेक्ट कर लिया। नाउ आफ्टर द डिटेक्शन दैट पर्टिकुलर मैसेज शुड बी ट्रांसपोर्टेड, एनालाइज्ड एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल टू गिव द पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैसेज टू द इफेक्टर फॉर क्रिएशन ऑफ अ रिस्पॉन्स। तो वो स्ट्रक्चर जो कि रिसेप्टर से मैसेज को रिसीव करता है और इफेक्टर तक भेजता है उसको हम नाम देते हैं न्यूरॉन या नर्वस टिश्यू। अब जो न्यूरॉन है ये चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। जब भी हम नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यू की बात करते हैं तो उसमें दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक को हम न्यूरॉन का नाम देते हैं और दूसरे को नाम दे देता है न्यूरोग्लियल सेल या न्यूरोग्लिया, या इसी को ग्लायल सेल भी अकेले कहा जाता है। ये दोनों किस्म के सेल्स जो हैं वो 50% ऑफ द टोटल नर्वस टिश्यू होते हैं, यानी कि जो न्यूरॉन्स हैं ये 50% ऑफ टोटल नर्वस सिस्टम है और न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं वो भी 50% हैं। अब जो न्यूरॉन है इनका काम तो है एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना, और जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं ये एक्चुअली नर्सिंग सेल्स होते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट टू द न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है हम जानते हैं अगर एक दफा मैच्योर हो जाता है तो वो डिवाइड नहीं कर सकता, तो उस सेल को प्रोटेक्शन और नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। और उन सेल्स में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल है वो श्वान सेल है। ये श्वान सेल जो हैं ये बुनियादी तौर पर माइलिन शीथ बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट न्यूरोग्लियल सेल्स में से एक श्वान सेल भी कंसिडर किया जाता है। अब अगर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें तो हम यहां पे बुनियादी तौर पर स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक जनरलाइज्ड न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसके बाद फिर उनको कंपैरिजन करना आसान होगा। कोई भी एक न्यूरॉन जो है वो 3 बुनियादी स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें मेन जो स्ट्रक्चर होता है उसका वो उसकी सेल बॉडी है और उसके साथ सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं दैट इज मे बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सॉन एज वेल एज डेंड्राइट। तो जो मेन बॉडी है जिसको हम सेल बॉडी या सोमा का नाम देते हैं, दैट कंटेन a major role for the metabolic activity या structural and functional activity of the neuron। क्योंकि न्यूरॉन के पास जो सेल बॉडी है उसमें उसका न्यूक्लियस मौजूद होता है और वही एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम स्पेसिफिकली नाम देते हैं न्यूरोलिमा, और इसके पास जो इंटरनल साइटोप्लाज्म होता है वो स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम नाम देते हैं एक्सोप्लाज्म,
और इसके साथ साथ जो साइटोप्लाज्म ऑफ द या एक्सोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन होता है उसके अंदर स्पेशलाइज्ड बॉडीज होती हैं जिनको हम नीजल ग्रेन्यूल का नाम देते हैं। ये तो एक जनरल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होगा। अब उस स्ट्रक्चर में से सेल बॉडी के साथ हमने कहा दो प्रोसेसेस मौजूड होते हैं, फर्स्ट वन इज डेंड्राइट एंड सेकंड वन इज एक्सॉन। हमेशा याद रखिए डेंड्राइट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू टेक द मैसेज टुवर्ड्स द सेल बॉडी और एक्सॉन जो है वो हमेशा अवे फ्रॉम द सेल बॉडी मैसेज को ले जाएगा, वो चाहे सेंसरी न्यूरॉन में हो, एसोसिएटिव में हो या मोटर न्यूरॉन में हो। तो डेंड्राइट इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक द मैसेज टुवर्ड्स द सेल बॉडी और एक्सॉन इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक द मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब यहां पे हम तीनों न्यूरॉन्स के मॉर्फोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहले आप देखें तो तीनों के पास कॉमन फीचर सेल बॉडी मौजूद है। इसी तरह से सेलुलर प्रोसेसेस भी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ डेंड्राइट एज वेल एज एक्सॉन। लेकिन स्पेसिफिकली सेंसरी न्यूरॉन में देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दैट हैव डेंड्रॉन। इसके लिए हम कहते हैं दे हैव नो ट्रू डेंड्राइट। व्हाई? बिकॉज स्ट्रक्चरली डेंड्रॉन इज सेम एज द एक्सॉन एक्सेप्ट इट्स टर्मिनल पोर्शन। यानी कि एक डेंड्राइट जो है वो जब सिंगुलर होगा तो उसको कहा जाएगा डेंड्रॉन। ये स्ट्रक्चर के लिहाज से एक्सॉन ही है क्योंकि इनके गिर्द भी माइलिन शीथ मौजूद होती है और उसके साथ साथ इसका जो टर्मिनल पार्ट है वो एक्चुअली डेंड्राइट की तरह बिहेव करता है बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू अटैच विद द रिसेप्टर। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेंसरी न्यूरॉन का जो की फीचर है उसके पास ट्रू डेंड्राइट्स नहीं होते। दूसरे नंबर पे एसोसिएटिव न्यूरॉन में जो डेंड्राइट हैं वो दो तरह के बनते हैं, दैट आर मे अपीयर एज अ स्पाइनी लुक और मे बी ट्री लाइक अपीयरेंस, जाके प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड या ट्री लाइक अपीयरेंस जो है वो शो करेंगे। जबकि मोटर न्यूरॉन में जो डेंड्राइट्स हैं वो डिफरेंट फाइबर्स की सूरत में ओरिजिनेट होते हैं। यहां पे अब एक पॉइंट देखिए कि ये जो एक फाइबर है इसको हम नाम देते हैं डेंड्रॉन, जबकि ये पूरा गुच्छा जो कि एक फाइबर से ही ओरिजिनेट हो रहा है इसको नाम दिया जाता है डेंड्राइट। और जब हम एक गुच्छा दूसरा तीसरा इन सबको कलेक्टिवली पढ़ते हैं तो ये कहलाता है डेंड्राइट्स। जो कि डेंड्राइट और डेंड्राइट्स का स्ट्रक्चर सेंसरी न्यूरॉन में एग्जिस्ट नहीं करता। सेंसरी न्यूरॉन हमेशा रिसेप्टर्स के साथ एसोसिएटेड होंगे, जबकि मोटर न्यूरॉन इफेक्टर के साथ एसोसिएटेड होते हैं ताकि रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकें। सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्रॉन जो है वो रिसेप्टर के साथ एसोसिएटेड होगा और जो इफेक्टर है वो एक्सॉन के साथ एसोसिएटेड होगा। जबकि एसोसिएटिव न्यूरॉन, जिसको दूसरा नाम इंटर न्यूरॉन या इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी दिया जाता है, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होता है और ये हमेशा सिर्फ ब्रेन एरिया और स्पाइनल कॉर्ड के एरिया में मौजूद होगा, जबकि सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से देखें तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर सेंसरी न्यूरॉन आर यूनिपोलर बिकॉज देयर सेल बॉडी इज प्रेजेंट एट द मार्जिनल एरिया नॉट इन द सेंट्रल पार्ट। तो ये यूनिपोलर होते हैं, कुछ इसमें से बाइपोलर के तौर पर बिहेव करते हैं, जबकि एसोसिएटिव न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जो हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन के तौर पर क्लासिफाई किए जाते हैं। तो एक्चुअली न्यूरॉन को तीन बेसिक कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ये हम कहते हैं कि ये सेंसरी हैं, एसोसिएटिव हैं और मोटर हैं, और अगर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये यूनिपोलर, बाइपोलर या मल्टीपोलर हो सकते हैं, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन नॉर्मली यूनिपोलर है, लेकिन सम सेंसरी न्यूरॉन बिहेव्स एज अ बाइपोलर, जबकि एसोसिएटिव और मोटर न्यूरॉन जो है वो मल्टीपोलर के तौर पर बिहेव करते हैं। दैट वाज अबाउट द न्यूरॉन, जो कि सेकंड स्टेप था, जो कि एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर थी। अब तीसरा पार्ट जो है उसमें हम नर्वस कोऑर्डिनेशन में देखेंगे कि रिस्पॉन्स क्रिएट किया जाए, दैट रिस्पॉन्स विल बी बाय द इफेक्टर्स। तो इफेक्टर्स के बारे में जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है जी नर्व इंपल्स।
जब हम बात करते हैं नर्व इम्पल्स की तो दैट इज एक्चुअली अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, यानी कि दो तरह से होगा, इलेक्ट्रिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज दैट रन अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। तो किसी भी एक न्यूरॉन के अंदर सिग्नल की ट्रांसमिशन के लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस हैं, जैसा कि आयंस का जो लेवल है वो इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन मेम्ब्रेन या न्यूरोलिमा चेंज हो, तो उसको हम नाम देते हैं नर्व इम्पल्स। अब जो एक नर्व इम्पल्स है, इसको मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेजर करना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है क्या? दैट इज द कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। किसी भी इलेक्ट्रिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी एक इलेक्ट्रिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए कैपेसिटी होगी, उसको नाम दे देता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है एट द न्यूरॉन लेवल, उसको नाम दे देता है ऑसिलोस्कोप। अब ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, इसको जब मेम्ब्रेन पे मेजर करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में हमने कहा कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क, इस इलेक्ट्रिकल वर्क के परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस की बुनियाद पर शो होती है, दैट इज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज्ड आयंस that are positive or negatively charged ion at internal और external part of the neuron membrane। तो अगर हम membrane potential कहें तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन या न्यूरोलिमा पे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा उसे नाम दिया जाएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल। That membrane potential can be of two types, that is maybe resting membrane potential और action potential, जिसको active membrane potential भी कहा जाता है। जब भी ऐसा मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन पे मेजर किया जाएगा, उसको नाम दिया जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इसको हम कहते हैं नेट डिफरेंस इन चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन इनर एंड आउटर टू द मेम्ब्रेन इन नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन। तो एक्चुअली एक न्यूरॉन अगर है तो उसकी मेम्ब्रेन के आउटर साइड और इनर साइड पर जो नेट डिफरेंस होगा इन अ नॉन कंडक्टिंग, जो कि रेस्टिंग कंडीशन में होगी, जिसमें नर्व इंपल्स क्रॉस नहीं हो रही, उसमें मेजर किया जाएगा जब, तो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाएगा। यहां पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं? तो सबसे पहले जो सोडियम पोटेशियम आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेन रोल प्ले करती है, जिससे हम ये जज करते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है या एक्शन पोटेंशियल है। तो याद रखिए जो सोडियम पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन है वो आउटर साइड पे जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो 10 टाइम ज्यादा होगी सोडियम एज कंपेयर टू इनर साइड। उसके मुकाबले में जो पोटाशियम है वो 20 टाइम्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आउटर साइड। और अगर हम इसको एग्जैक्टली मिली मोलर कंसंट्रेशन में मेजर करें तो हम ये कहते हैं कि जो इसकी अमाउंट है वो पोटाशियम आयंस जो हैं वो 5:150 मिलीमोलर होते हैं, जबकि जो सोडियम है वो उसकी तादाद 15:145 की रेशियो में मेजर की जाती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम आउटर साइड पे होते हैं एज कंपेयर टू इनर साइड, और इसी तरह से पोटाशियम जो है वो 20 टाइम्स इनर साइड पे होते हैं एज कंपेयर टू आउटर साइड। तो ये सोडियम पोटाशियम आयंस कंसंट्रेशन है। उसके अलावा इस सोडियम पोटाशियम आयन कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए सोडियम पोटाशियम पंप काम कर रहा होता है, जो कि सोडियम पोटाशियम एटीपीएज पंप कहलाता है, क्योंकि ये एक्टिव जो मूवमेंट है ये एक्टिवली चार्ज्ड पंप होता है, जिसके जरिए हमेशा सोडियम आयन को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टुवर्ड्स आउटर साइड और पोटाशियम को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टुवर्ड्स इनर साइड मूव किया जा रहा होता है। तो एक्चुअली सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए होगा और इसके लिए एनर्जी यूज होगी, जो कि सोडियम पोटाशियम एटीपीएज पंप कहलाएगा। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी विल बी परफॉर्म्ड। तीसरे नंबर पे जो इनर साइड है वो कंपैरेटिवली लेसर पॉजिटिव होती है एज कंपेयर टू आउटर साइड, या हम इसको दूसरी तरह से कहते हैं कि आउटर साइड इज कंपैरेटिवली मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू इनर साइड।
तो इस आउटर साइड को कंपैरेटिवली या रिलेटिवली मोर पॉजिटिव रखना और इनर साइड को रिलेटिवली नेगेटिव जो है वो लेसर पॉजिटिव रखने के लिए इनर साइड पर नेगेटिवली चार्ज्ड ऑर्गेनिक आयंस भी मौजूद होते हैं, जिसके जरिए इनर साइड लेसर पॉजिटिव या इनडायरेक्टली नेगेटिव होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो जो ये सोडियम पोटाशियम पंप कंटिन्यूसली काम कर रहा होता है तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता, उसकी वजह जो है वो लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन है। याद रखिए एवरी आयन हैज सम डिफिकल्टी टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट पोटाशियम आयन। तो पोटाशियम आयन जो है वो इस सेल मेम्ब्रेन में से, स्पेशलाइज्ड सेल मेम्ब्रेन न्यूरोलेमा में से लीकेज हो जाती है। अब एक्चुअली पोटाशियम जो है वो इनवर्ड आना चाहिए थ्रू सोडियम पोटाशियम पंप, लेकिन यहां से सम टाइम क्या होता है, पोटाशियम जो है वो लीकेज हो जाती है, तो इसको हम पोटाशियम लीकेज का नाम देते हैं, जिसकी वजह से सोडियम पोटाशियम कंसंट्रेशन दोनों साइडों पे डिस्टर्ब हो जाती है और अल्टीमेटली सोडियम पोटाशियम पंप के जरिए जब भी सोडियम पोटाशियम पंप डिस्टर्ब होता है जो लीकेज की वजह से, तो सोडियम पोटाशियम पंप की वजह से सोडियम के 3 आयंस जो हैं वो बाहर जाते हैं और पोटाशियम के 2 आयंस जो हैं वो अंदर आते हैं, ताकि इस कंसंट्रेशन को बैलेंस किया जा सके। इसके बाद जब ये सारे फैक्टर्स हम देख लेते हैं तो इन फैक्टर्स के होते हुए जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू ऑसिलोस्कोप पे हमें ऑब्जर्व होती है उसको हम कंसीडर करते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली -70 मिलीवोल्ट। तो इनर साइड जो कि नेगेटिवली चार्ज होती है उस पे वैल्यू -70 मिलीवोल्ट या 0.07 वोल्ट शो होती है। उसके मुकाबले में जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो रेस्टिंग को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक्शन पोटेंशियल में एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्चुअली होता है +50 मिलीवोल्ट या +0.05 वोल्ट। अब ये लेवल अटेन करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टिमुलस रिक्वायर्ड होता है, यानी कि नॉन कंडक्टिंग एक मेम्ब्रेन है उस पे नर्व इंपल्स आने के लिए एक पर्टिकुलर स्टिमुलस रिक्वायर्ड होता है। द मिनिमम स्टिमुलस विच इज एबल टू कन्वर्ट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन एक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। ये जो थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस है, जैसे ही ये स्टिमुलस अचीव होता है तो चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं। ये चार्जेस रिवर्स होने की वजह क्या है, दैट इज एक्चुअली द ओपनिंग ऑफ या वर्किंग ऑफ सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल। जैसे ही थ्रेशहोल्ड अचीव होता है तो सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं, जो पोलराइज्ड स्टेट जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अटेन की हुई थी वो डीपोलराइज हो जाती है और उस डीपोलराइज होने की वजह से जो आउटर साइड है एक पर्टिकुलर एरिया से वो कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज हो जाती है और इनर साइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सोडियम जो है वो आउटवर्ड मूव कर रहा था, लेकिन एक्शन पोटेंशियल में जो सोडियम गेटेड चैनल है वो सोडियम को इनवर्ड मूव करना शुरू कर देगा और डीपोलराइजेशन आ जाएगी। जैसे ही डीपोलराइजेशन होगी तो एक पर्टिकुलर लेवल अचीव करने के बाद जैसे ही डीपोलराइजेशन का इतना लेवल होगा कि इनर साइड अप्रोक्सीमेटली +50 मिलीवोल्ट या +0.05 वोल्ट तक हो जाए तो एक्शन पोटेंशियल अचीव हो जाएगा। अगर इसका लेवल जो थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस का लेवल वेरिएबल होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सम टाइम इसका लेवल कम होता है और सम टाइम इसका लेवल ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कंडीशंस। अगर थ्रेशहोल्ड अचीव ना हो सके या इससे कम स्टिमुलस मिलता रहे तो एक्शन पोटेंशियल अचीव नहीं होता। इसकी एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी पे मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस और बैक्टीरिया कंटिन्यूसली अटैच हो रहे हैं, but we have not ability to detect the stimulus. Why? Because of their attachment, their touching to the body is lesser than the threshold stimulus. तो इस वजह से हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। अगर उसका लेवल जो कोई स्ट्रक्चर हमारी बॉडी को टच कर रहा हो, उसका लेवल जो टच करने के लिए जो स्टिमुलस है वो थ्रेशहोल्ड से ऊपर हो जाए तो अल्टीमेटली एक्शन पोटेंशियल आ जाता है और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होने की वजह से हम उस स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लेते हैं। जो सोडियम इनरवर्ड आएगा तो डीपोलराइजेशन होगी और उसके बाद जो पोटाशियम है वो आउटवर्ड मूव करने की वजह से
क्या होगी, रीपोलराइजेशन। याद रखिए सोडियम पोटेशियम पंप एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल साइमल्टेनियसली काम करता है। मतलब जब सोडियम आउटवर्ड मूव कर रहा है उसी वक्त पोटेशियम को इनवर्ड मूव किया जा रहा होता है। जबकि जो एक्शन पोटेंशियल है उसके केस में जब सोडियम इनवर्ड मूव कर रहा होता है उस वक्त पोटेशियम गेटेड चैनल क्लोज होते हैं। लेकिन जैसे ही सोडियम गेटेड चैनल क्लोज होते हैं तो पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। यानी कि शॉर्टली समराइज करके मैं ये कह सकता हूं सोडियम पोटेशियम पंप में दोनों आयंस की मूवमेंट जो है वो एक साथ हो रही होती है, जबकि सोडियम पोटेशियम गेटेड चैनल में एक चैनल ओपन होता है और दूसरा चैनल क्लोज्ड होता है। और इस बुनियाद पर हम ये इसमें जो डिफरेंस है वो कर सकते हैं। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसको हम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के जरिए जान सकते हैं कि किस तरह से सोडियम के इनवर्ड आने से डीपोलराइजेशन होती है और पोटेशियम के आउटवर्ड जाने से रीपोलराइजेशन का प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को ग्राफ की सूरत में जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जब हम एक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो एक सिंपलेस्ट ग्राफ जो है वो हम शो कर सकते हैं, जिसमें यहां पे इस साइड पर हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं इन टर्म ऑफ मिली वोल्ट और इस साइड पर